यस, ये तो सब कुछ मिल गया। यस, प्रकृति में तो सब कुछ होता है। तो ऑफ कोर्स आपके पास शुद्ध प्योर कोवलेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पर वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ही होंगे। क्या बोला? होमोन्यूक्लियर, एक जैसे न्यूक्लियस वाले, डायटोमिक जिनमें दो ही एटम हैं, ऐसे परम पवित्र मॉलिक्यूल जैसे H2, O2, N2, भले सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो, ये प्योरली कोवलेंट है, हम ये कह सकते हैं। तो ये नॉन पोलर है। हाँ जी, हल्का सा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया तो, जैसे CH बॉन्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत आता है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.47 के आसपास होती है, हाइड्रोजन 2.1 कुछ होती है। डिफरेंस अगर आप देखें तो लगभग 0.3 0.35 के आसपास का होगा। अच्छा, इसको पोलर मानते हैं, कहने को तो डिफरेंस तो है, हाँ जी, बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर दोनों एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा न हो, कितना बहुत ज्यादा, कितना क्वांटिफाई करो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.4 या उससे कम है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या उससे कम है, तो हम कह देते हैं ज्यादा पोलर नहीं है मॉलिक्यूल। और अगर ज्यादा पोलर नहीं है मॉलिक्यूल, तो हम लगभग नॉन पोलर है। प्योरली नॉन पोलर तो CCHH यही होंगे, लेकिन ये लगभग नॉन पोलर है, ऐसा बोल देते हैं। अच्छा, तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से हैं? तब जब बॉन्डेड एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या उससे कम हो। हमें प्रायः इससे कोई मतलब नहीं होता। एक केस जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार आता है, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हजारों लाखों करोड़ों केसेस में जुड़े हुए मिलते हैं, वो लगभग नॉन पोलर है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा ऐसी तैसी भी डोंट केयर, पर फिर भी क्राइटेरिया अच्छा है, कोई माथे आ जाए तो पता होना चाहिए आपको। और इससे ज्यादा डिफरेंस होगा तो फिर हम बोल देते हैं कि भाई, अगर इससे ज्यादा डिफरेंस है, उसका मतलब ये जरूर कैसा है, ये जरूर पोलर है। अच्छा, और जैसे जैसे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, पोलैरिटी बढ़ती जाएगी। पोलर क्यों बोलते हैं? दो पोल्स बन जाते हैं, दो ध्रुव बन जाते हैं, दो लोकेशन बन जाती हैं। एक लोकेशन पर डेल्टा प्लस आ जाता है, दूसरे लोकेशन पर डेल्टा माइनस आ जाता है। प्लस और माइनस चार्जेस के सेपरेशन के कारण, प्लस और माइनस चार्जेस के सेपरेशन के कारण हम कहते हैं कि यहां पर पोल्स बन जाते हैं। यह एक इलेक्ट्रिकल डायपोल बन जाता है। इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या चीज है? बहुत आसान सी चीज है। एक प्लस चार्ज या एक माइनस चार्ज था, एक पोल, और दो चार्जेस रखे हुए हैं फाइनाइट डिस्टेंस पर एक दूसरे से, तो कहलाता है डायपोल। चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिकल डायपोल। आसान है, बहुत आसान है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल डायपोल बन जाता है। किसमें? एक छोटे से मॉलिक्यूल में भी एक इलेक्ट्रिकल डायपोल बन जाता है। अब देखिए, अगर सिमेट्रिकल था ए के बीच का, बढ़िया है। अनसिमेट्रिक था, नेगेटिव चार्ज को मान लीजिए ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, हल्का सा इधर से खसका हुआ है इलेक्ट्रॉन, और आप कहेंगे बी ने थोड़ा सा खसका लिए हैं इलेक्ट्रॉन ए से अपनी ओर, ये पोलर हो गया है। उदाहरण HF, HCl, HBr, CF, CCl, CBr बॉन्ड्स, ये सारे के सारे पोलर हैं, और ये प्यारे प्यारे नॉन पोलर हैं, राइट? तो अब जैसा कि हमने कहा था, अगर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्जेस एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंसेस से सेपरेटेड हो, तो हम कहते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिकल डायपोल है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इसका प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क पड़ता है? हाँ, कैसे? जैसे एक बात देखिए, आपके पास पानी है, हाँ हाँ, सबके पास पानी होता है, ठीक है। क्या आपको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? हाँ, जानते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी, तो पानी का मोलर मास कितना है? 18। अच्छा, क्या आपको अंदाजा है कि 18 मोलर मास के साथ पानी एक काफी हल्का मॉलिक्यूल है? अगर उसी की तुलना आप HCl से करें, जिसका मोलर मास 36.5 ग्राम्स पर मोल है, लगभग दोगुने से थोड़ा ज्यादा ही भारी है HCl। HCl रूम टेम्परेचर पर एक गैस होती है।
हमने तो लैब में देखा है, लिक्विड होता है, वो पानी में उसका सॉल्यूशन होता है। पानी में घोल के रखते हैं उसे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जैसे चीनी सॉलिड होती है, पानी में घोल दे तो लिक्विड लग सकती है आपको, पर चीनी थोड़ा लिक्विड है। चीनी सॉलिड थी, सॉल्यूशन लिक्विड था। ऐसे ही लैब में जो आपने HCl देखा है, या वो जो टॉयलेट वाला एसिड होता है HCl, वो पानी में HCl गैस का सॉल्यूशन है। लेकिन HCl रूम टेम्परेचर पर अपने आप में गैस ही होती है। उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। तो भारी होने के बावजूद बॉइलिंग पॉइंट कम है। हाँ जी, तो भारी एकदम भारी-वारी कहाँ से आ गए? क्या बोलने लग गए? जैसे-जैसे मॉलिक्यूल भारी हो जाते हैं, वो तेजी से मूव नहीं कर पाते, और तेजी से मूव नहीं कर पाते, उनकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी आप गैसेस की थ्योरी से देखें तो कम हो जाती है। तो अगर उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, इतनी तेजी से मूव नहीं कर पाते, धड़ाम से बैठ जाते हैं अपनी जगह, और अपनी जगह बैठ जाते हैं, ज़्यादा हिलते-डुलते नहीं हैं, तो हम कहते हैं कि लो जी, ये कैसे हो गए? ये गैस नहीं रहे जी, अब लिक्विड बन गए, फिर लिक्विड भी नहीं हो पाते, तो नालायक सॉलिड बन जाते हैं। तो जैसे-जैसे मॉलिक्यूल का मास बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे तो उसकी गैस होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। सॉरी, हाँ, बिल्कुल। तो अगर वैसे-वैसे उसकी गैस बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो हल्के मॉलिक्यूल्स की गैस बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। और पानी को अगर आप दूसरी गैसेस के मुकाबले देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मोलर मास है 44, HCl जिसका मोलर मास है 36.5, इवन हवा में O2 है, N2 है, O2 का मोलर मास 32, N2 का 28, पानी तो खाली 18 था, बेचारा मासूम। उसको क्या जरूरत थी लिक्विड बनने की, और वो भी ऐसा भयंकर लिक्विड जो 100 डिग्री लगता है बॉईल करने में। तो ये सब तो इतने नालायक हैं। O2 N2 तो -200 डिग्री पर, या उसके आसपास ही, थोड़ा ऊपर नीचे 10 15 25 50 डिग्री सेल्सियस होगा, उड़ जाती है नालायक। अब पानी नहीं उड़ता। अरे ऐसा कैसे? कुछ तो है, और वो क्या है? वो है ये कि पानी HOH, इसमें आप देखें, इसमें इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स हैं। अच्छा, इसके चलते क्या होता है? इसके चलते ये होता है कि ये डेल्टा माइनस दूसरे वाटर के डेल्टा प्लस को अट्रैक्ट करता है। एक डेल्टा माइनस दूसरे डेल्टा प्लस को अट्रैक्ट करता है, ये करीब आते हैं। इनमें एक्स्ट्रा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ, रिपेल कर सकते हैं इन सर्टेन ओरिएंटेशंस, हाँ। तो एक मॉलिक्यूल जिस पर प्लस माइनस चार्जेस हैं, जो पोलर है, क्या उसका दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन ज्यादा होगा? जी हाँ, बजाय उसके जो नॉन पोलर है। यस, नॉन पोलर में तो कोई दम ही नहीं था, तो क्या अट्रैक्ट करेगा? पोलर में दम था, अट्रैक्शन होगा। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगी? ये मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कोर्स चार्जेस पे तो डिपेंड करेगी ही, और हर केस में सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करती है, वैज्ञानिकों ने देखा ऐसा नहीं है, ये एक दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। और कौन है वो ऐसी है जिसे ये जगत कहता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ये क्या चीज है? ये भी बड़ी मजेदार चीज है, देखिए आप, है ना? तो हम ये कहते हैं कि जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल जो है, अगर कोई प्लस और माइनस चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, तो हम एक नई चीज नाप सकते हैं, एक नई चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, सच अ मैजिकल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट म्यू, विच इज q into d। ये कहां से आया? अरे पहली बात तो डेफिनेशन तो तुम्हारे हाथ में, जिसको चाहो जैसे डिफाइन कर दो, कौन रोकने वाला है? तुम्हारे पास चार्ज आए मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तुमने डिफाइन कर दिया। और मजे की बात है, ये जो क्वांटिटी आई, इससे आप कई कैलकुलेशन कर सकते हो, जो ऑफ कोर्स हम यहां नहीं करने वाले, पर फिजिक्स वाले करते हैं बहुत प्यार से, आराम से। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो उसका आनंद वहां लूटिएगा 12th में। यहां पर तो हमें इतना ही काम का है कि भैया जैसे जैसे डाइपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन के फोर्सेस हैं, वो बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे अट्रैक्शन के फोर्सेस बढ़ते जाएंगे, वेल वैसे वैसे प्रॉपर्टीज पर असर पड़ेगा, वो करीब आएंगे, मॉलिक्यूल लिक्विड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, बाहर भागने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा। अच्छा, तो ये डाइपोल मोमेंट कई सारे रहस्यों की कुंजी है। जी हाँ, इससे पता चलता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका अंदाजा कई चीजों से लगता है, जिसमें प्रमुख है ये डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छी बात है। तो ये डाइपोल मोमेंट, और बताइए इसके बारे में, ये क्या है?
ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओ तेरी, ये वेक्टर होती है, हाँ, पर चार्ज तो स्केलर है, होता रहे q इंटू डी, ऐसा करके बोलते हैं। डायपोल मोमेंट इज q इंटू डी, और ये q इंटू डी कभी जो है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट d है वो कहां से दिखाते हैं? हम कहते हैं कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब खसका तो डायरेक्शन दिखाते हैं, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए, बड़ा लॉजिकल है हमारा केमिस्ट्री में, जिस तरफ से चले गए उस तरफ से, और जिधर गए उसकी तरफ एरो हम बना देते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए भी एरो लगाते थे, तो डायपोल मोमेंट में भ्रम न हो इसलिए दुम कटा एरो, ऐसे दुम काट देते हैं। अच्छा, तो टेल कट एरोस, कोई से ऐसा कहे ना कहे, पर हाँ ये दुम कटे एरो लगते हैं, और इनसे दिशा दिखाई जाती है कि भाई इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है। अच्छी बात है। आप देखें यूनिट्स हैं कुछ, हाँ जी, बहुत मशहूर पुराने वैज्ञानिक थे डी बाय जी के सम्मान में डी बाय यूनिट्स कही जाती हैं, ए बाय डी बाय यूनिट्स। और कोई इनका कन्वर्जन फैक्टर है, जी हाँ। चार्ज की दो मशहूर यूनिट्स थी, सबसे मशहूर और स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो तो है कूलॉम, जो ऐसा यूनिट है। तो कूलॉम जी के हिसाब से कितना हो जाता? वो हो जाता 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम तो था चार्ज, हाँ जी। और इंटू डिस्टेंस करेंगे तो चार्ज इंटू डिस्टेंस, आप देखेंगे कूलॉम्ब मीटर एक यूनिट है किसकी? डायपोल मोमेंट की। थोड़ी देर पहले तो आप डी बाय बोल रहे थे, डी बाय एक अलग यूनिट है, जैसे लेंथ है, लेंथ को इंच में, सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम यूनिट में कैसे भी नाप सकते हैं, तो ऐसे एसआई यूनिट तो है कूलॉम्ब मीटर। और दो चिल्लर यूनिट्स हैं, एक है ईएसयू सेंटीमीटर, अच्छा, और दूसरी है डी बाय। डी बाय एटॉमिक स्केल्स में बड़ी पॉपुलर है, बहुत छोटी यूनिट होती है बट बड़ी यूजफुल है क्योंकि इंटीजर वैल्यूज आती है उसकी। ये ईएसयू सेंटीमीटर क्या है? ईएसयू स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, और सेंटीमीटर तो पता ही आपको सेंटीमीटर होता है। कन्वर्जन फैक्टर है, हाँ जी, 1 डी बाय इज 10⁻18 18 ईएसयू सेंटीमीटर, अच्छा, एंड 1 डी बाय इज आल्सो 10/3 लगभग इंटू 10⁻30 कूलॉम मीटर। ये तो 3.33564 है, आपने 3.3333 कर दिया, अप्रोक्सीमेट बोला यार, और कितने 4 डेसिमल तक तुम याद रखने वाले हो भी नहीं, और 10/3 कैलकुलेशन करने में भी बड़ी आसान होती है। आपको बाकी जैसी अच्छा लगे आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कन्वर्जन फैक्टर मोस्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिया ही होता है, तो बहुत इमोशनल होने की इसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक, हमने क्या देखा? हमने कहा डायपोल मोमेंट नाम की एक चीज होती है, म्यू इज क्यू इंटू डी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर हम मानते हैं, केमिस्ट्री में फिजिक्स वाले उल्टी मानते हैं, बता दूं, वो अगले साल देखना है ना। और यूनिट्स इसकी 3 बताई, एक है डी बाय जी की यूनिट जो अक्सर एटॉमिक स्केल पर बहुत अच्छी चलती है, एक विशाल कूलॉम्ब मीटर करके ऐसा यूनिट है, 1 डी बाय इज 10/3 इंटू 10⁻30 कूलॉम्ब मीटर, या विच इज इक्वल टू 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। ईएसयू सेंटीमीटर एक चिल्लर यूनिट है, कम काम में आती है और दिख जाएगी आपको, इसलिए एक बार बता दिया, ठीक है। क्रॉस्ड एरो, दुम कटे एरो से इसको डिनोट करते हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में अब आप देखें म्यू किस पे डिपेंड करता है। डायटोमिक क्यों ले रहे हो? सबसे आसान है इसलिए इससे शुरुआत कर रहे हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में किस पे डिपेंड करता है? क्यू इंटू डी, दो चीजें थी, एक क्यू पे डिपेंड करेगा, एक डी पे करेगा। क्यू ज्यादा है तो म्यू ज्यादा होगा, डी ज्यादा है तो भी म्यू ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, दैट सिंपल कॉमन सेंस, ठीक है। इसके अलावा अगर पॉलीएटॉमिक हुआ तो प्लीज नोट, पॉलीएटॉमिक में एक से ज्यादा बॉन्ड्स हैं, अच्छा, तब क्या होगा? डायपोल मोमेंट किसी बॉन्ड का होता है, एक बॉन्ड मोमेंट है, अच्छा, और इंडिविजुअल बॉन्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो बॉन्ड मोमेंट्स को वेक्टोरियली ऐड करना होगा। समझ में नहीं आ रहा? ऐसे बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास है BeCl2, खूबसूरत मॉलिक्यूल है। अब बेरिलियम और क्लोरीन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? नहीं जी। अगर सेम नहीं है तो क्या मॉलिक्यूल पोलर होगा? जरूर होगा। डायपोल मोमेंट की दिशा कौन सी है? एक की ऐसी है और दूसरे की ऐसी है। कितना होगा हमको नहीं पता, पर यह जरूर पता है कि जितना एक BeCl है उतना ही दूसरा BeCl है। कोई Cl प्यारे तो है नहीं एक दूसरे से ज्यादा, ठीक है। तो दोनों के बराबर होंगे, इसका है म्यू तो इसका भी होगा म्यू, और अपना सा म्यू लेके कट जाएंगे। मतलब
नेट क्या होगा, म्यू विल बी इक्वल टू 0, 180 डिग्री के उल्टे एंगल पर है, म्यू कट कटा जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, ये तो कट गया। हाँ, तो म्यू तो 0 हो गया। अरे तो हो गया ना, क्या टेंशन है? तो आप कह सकते हो सकता है बॉन्ड्स पोलर हो पर मॉलिक्यूल पोलर न हो। ओवरऑल मॉलिक्यूल में बी नॉन पोलर इवन इफ इट कंटेन्स पोलर बॉन्ड्स लाइक दिस। क्या ये मुश्किल है? नहीं, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बॉन्ड के डायपोल पर, और ये ज्योमेट्री या स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट मतलब स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है, वो तो वेस्पर थ्योरी से देख चुके हैं हम। हाँ, तो वही है। ज्योमेट्री के हिसाब से भी नेट इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स आपने निकाल लिए, तो उनको ज्योमेट्री के हिसाब से आप उनका वेक्टर सम ऐड कर सकते हैं। ये 180 डिग्री थे तो ऐड कर लिया, और कुछ कॉम्प्लेक्स होता तो भी ऐड कर लेते, वेक्टर्स जैसे रिजॉल्व करते हैं वैसे कर लेते हैं। अच्छा, जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास है BF3, तो आपके पास क्या होता है, बी एफ एफ और एफ इस तरह से होता है। हाँ जी, और इसमें अगर आप गौर करें तो ये आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायगोनल प्लेनार ज्योमेट्री है। हाँ जी, और इसमें इधर एक तरफ उसका डायपोल मोमेंट है, और नहीं नहीं यहां तो नहीं है बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो एक म्यू ऐसा है, दूसरा म्यू ऐसा है, और तीसरा म्यू ऐसा है। अगर वेक्टर्स को ऐसे देखें तो एक, दूसरा और तीसरा, तीन प्यारे प्यारे वेक्टर हैं आपके पास। हाँ जी, और तीन प्यारे प्यारे वेक्टर जो आपके पास हैं, इनका बॉन्ड एंगल कितना है? इनका बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, उधर भी 120 डिग्री, इधर भी 120 डिग्री। मान लिया। अगर ऐसे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि इधर और इधर ऐसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? अगर ये है म्यू, हाँ जी, और ये है 60 डिग्रीज, बिल्कुल, तो ये है म्यू कॉस 60 डिग्रीज। यस, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू साइन 60 डिग्रीज। यस, तो ये तो इस वाले म्यू का हो गया। इस म्यू का क्या होगा? इस म्यू का भी देखिए, तो दूसरे म्यू का इधर से देखते हैं, कलर चेंज कर दिया ताकि आपको दिख जाए। ये भी हो जाएगा म्यू साइन 60 डिग्रीज, और ये हो जाएगा म्यू कॉस 60 डिग्रीज। वेक्टर से रिजॉल्व भी तो करना है। अच्छा, तो ये तो कट गए। हाँ जी, और ये जुड़ गया 2 म्यू कॉस 60, बट कॉस 60 तो हाफ होता है, तो 2 म्यू कॉस 60 कितना हो गया? 2 और हाफ कट गए, ये बचा म्यू। अरे, और ऊपर भी तो था म्यू, 10 तेरे की, तो म्यू म्यू काट डालो, नेट क्या आ गया? म्यू 0 आ गया। अच्छा, ये तो आसान है, जैसे वेक्टर ऐड होते हैं वैसे ही हो जाएंगे। हाँ जी, तो आप देखिए कोई म्यू ऐसा है और कहीं से उसका कोई एंगल थीटा है, तो ये म्यू कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा म्यू साइन थीटा। आप ऐसे ही इसको रिजॉल्व करके बहुत मजे से वेक्टोरियली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट्स इजी, दैट्स परफेक्टली इजी एंड ग्रेट। ठीक है, तो अगर आपके पास दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, एक है म्यू 1, हाँ जी, और एक है म्यू 2, बिल्कुल, या म्यू 1 को कह दीजिए पी और उसको कह दीजिए क्यू, और उनके बीच का एंगल है थीटा। तो नेट महावेक्टर कितना होगा? नेट महावेक्टर होगा ये, और जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ऐसे कर सकते हैं आप, राइट? इस तरह से भी इसको जोड़ जाड़ के देख सकते हैं। ओवर एंड आउट। चलो, अब ये जो रिजल्टेंट मोमेंट वगैरह निकालने का कार्यक्रम है, ये बहुत काम आता है अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स देखने हो। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, अच्छा, और कुछ हो ना हो, आप एक चीज तो देख सकते हैं, भाई टेट्राहेड्रल पर बेस्ड मॉलिक्यूल है। अगर ऐसा है, आइए मैं एक बार मॉलिक्यूल बना के दिखाता हूं आपको। ये है सेंट्रल एटम, हाँ जी, और 1 2 और 3, एच एच एच, और ये Cl ऐसा है। हाँ जी, अगर CH3Cl इस तरह का है, तो एक चीज तो हम पक्की बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि भाई H कैसे भी हो, तीनों एक जैसे हैं। वो अच्छे
A warm welcome to Byju's classes. This is your old friend Shishir Mittal from Rajasthan Kota. बॉन्डिंग से बॉन्ड आगे बढ़ा रहे हैं। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स को हम देख सकते हैं, इनफैक्ट देख चुके हैं और बहुत विस्तार से कोवलेंट बॉन्ड की चर्चा करी है। बट डू यू नो कि आयनिक और